हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस योर यशिका मैम। और आज हम इस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, अच्छा मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो बच्चे कह रहे थे मैम ये क्यों पढ़ा रही हो, तो डिलीटेड पोर्शन है। बेटा बिल्कुल डिलीटेड पोर्शन है, बट यहाँ पर इस चैनल पर सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे नहीं हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर आर अदर बोर्ड्स स्टूडेंट्स एज वेल जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमारे बोर्ड में सब कुछ आ रहा है, हमें सब पढ़ाया जाए। तो ये उन बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड्स वाले बच्चों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये उनके ऊपर है। उनको अगर आगे जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, सीयूईटी वगैरह, तो उनको पढ़ना चाहिए। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। सो येस, हियर आई एम विद द लेक्चर नंबर 2, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसके बाद मेरी जो कमिटमेंट थी, सिलेबस वाला पोर्शन तो करा ही दिया है हमने, ये डिलीटेड पोर्शंस भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। सो हमने इसके पिछले लेक्चर में इसी चैप्टर के बाद किया था प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज कराई थी ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा। प्लांट ब्रीडिंग करा करके डिजीज रेजिस्टेंट भी बना सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग करा करके पेस्ट रेजिस्टेंस भी बना सकते हो। वी टॉक्ड अबाउट म्यूटेशनल ब्रीडिंग, वी टॉक्ड अबाउट कन्वेंशनल ब्रीडिंग, वी टॉक्ड अबाउट लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, कि अगर आप खाने की क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हो, बट अगर क्वांटिटी में क्वालिटी ही ना हो, बिकॉज क्वालिटी इज एनी टाइम, ठीक है, इट शुड बी अबव ओवर द क्वांटिटी, क्वालिटी मैटर करनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें क्वालिटी ही ना हो, अच्छे पोषण ही ना हो, न्यूट्रिएंट वैल्यू ही ना हो, तो अगर आप ऐसे खाने को खा रहे हो, बट फ़ायदा क्या मिलेगा आपको कोई शक्ति ही नहीं मिलेगी, कोई एनर्जी ही नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके खाने में वो एसेंशियल एलिमेंट्स ही लैक करेंगे। क्यों हमें कहा जाता है कि अच्छा खाने का मतलब है, क्यों नहीं खाते सुबह दोपहर शाम? आपको बोला जाएगा मम्मी आपको मैगी खाने देंगी? नहीं। क्या है बेटा, मैगी इज मैदा, इट डू नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ एसेंशियल मिनरल्स ना। बोलोगे मैम टेस्टी होती है, हाँ मैदे में, तुम ढूंढ लोगे गूगल करके क्या बेनिफिशियल पॉइंट्स है, बट बेटा मैदे के बहुत सारे नुकसान वो भी होते हैं, तो आपको एक हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों कहा जाता है ऐसे? फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स हैज़ गुड अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं बैलेंस डाइट खाओ? आपको हर क्वालिटी मिलनी तो चाहिए, आपको एसेंशियल मिनरल एलिमेंट जिंक वगैरह मिलना चाहिए आपको, तभी आपकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, आपको आए दिन कोई ना कोई बीमारी लड़ती रहेगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाने के क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना, सॉरी। तो प्लांट ब्रीडिंग की गई थी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और इस तरीके की प्लांट ब्रीडिंग को हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो आओ एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं और पर्पस समझते हैं कि आखिरकार व्हाट वाज द नीड ऑफ डूइंग अ प्लांट ब्रीडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मोर देन 840 मिलियन पीपल हमारे वर्ल्ड में, उनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ खाना नहीं है अपने डेली फूड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। पॉवर्टी कैन वन ऑफ द रीजन, है ना। अ फार ग्रेटर नंबर, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर है, 3 बिलियन पीपल हैं जो सफ़र करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन और वाइटामिन की डेफिशिएंसी से, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब कि आप खाना तो खा रहे हो, बट उस खाने में एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, वाइटामिन्स कंटेंट नहीं है, तो उसको हम हिडन हंगर कहते हैं। यहाँ पर देखो डिफाइन भी क्या हुआ है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड, ये बेटा अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि फल खरीद सकें। अब फल भी तो बेटा महंगे होते हैं ना, आप हर फल थोड़ी खरीद, मतलब जैसे कि अब हर कोई अफोर्ड थोड़ी कर पाता है। अब जो अफोर्ड कर पाता है वो अपने न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाएगा, अब जो नहीं कर सकता वो कैसे खरीदेगा और कैसे अपनी बॉडी के न्यूट्रिशनल वैल्यू पर ध्यान रखेगा। वेजिटेबल्स नहीं अफोर्ड कर सकते बेटा, लेग्यूम्स, दाल वगैरह खाना चाहिए, प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। फिश इज अ वेरी गुड सोर्स, ठीक है, आपने सुना होगा, खाना चाहिए आपको, फैटी एसिड्स का भी सोर्स होता है, ठीक है। तो लेकिन हर कोई अफोर्ड कर पाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसे ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ पीपल दे सफ़र फ्रॉम द हिडन हंगर, क्योंकि उनके खाने में एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन और वाइटामिन्स की कमी होती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे, जो खाना है उसमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली बेटा आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक की कमी होती है। अगर आपके खाने में इनकी कमी होगी आप वीक ही रहोगे। और बेटा अगर आप मान लो आप वीक हो, आपका इम्यून सिस्टम खराब है, आप हेल्थ वाइज फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हो, आप देखना यू आर
प्रोन टू अदर डिजीजेज ऑल्सो, आपको दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। देखो लिखा हुआ है अगर आपके खाने में ये सारी चीज़ों की कमी है तो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, आपका लाइफ स्पैन घट सकता है। आपको कोई बीमारी लग जाए तो आपका लाइफ स्पैन थोड़ी इतना अच्छा रहेगा, घट जाएगा। और आपका मेंटल एबिलिटीज़, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, आप बीमार रहते हो आप कहाँ प्रॉपरली वर्क कर पाते हो, सोचो कर पाते हो नहीं कर पाते हो, है ना। तो जहाँ बीमारी होगी वहाँ लाइफ स्पैन घटेगा और सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी घट जाती है। इन सारी चीज़ों को अगर ओवरकम करना है तो खाना ऐसा प्रोड्यूस करना चाहिए दैट हैज़ द गुड अमाउंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, है ना। इसीलिए हमें करना होता है बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये जो बातें यहाँ पर लिखी हैं अभी मैंने आपको पढ़ाई, वो देखो यहाँ बातें लिख दी हैं मैंने कि 840 मिलियन पीपल के पास खाना नहीं है, 3 बिलियन पीपल के पास जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर, जिसको मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डाइट है, उनका जो खाना है उसमें प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स की कमी है। कौन कौन से मिनरल्स की कमी है जो एनसीईआरटी ने लिखा है मैंने सारा लिख दिया है। ये हिडन हंगर क्या करता है, डिजीज का रिस्क बढ़ा देता है, मेंटल एबिलिटी को घटा देता है, लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये आप लिखोगे। अब क्या करें, प्रॉब्लम तो है हमारे पास, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है प्लांट ब्रीडिंग करो। तो जब प्लांट ब्रीडिंग की जाती है न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उस प्रकार की प्लांट ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? उस प्रकार की प्लांट ब्रीडिंग को हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। ब्रीडिंग करते हैं क्रॉप्स के विद द हायर लेवल्स ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड हायर प्रोटीन, ठीक है, एंड हेल्दियर फैट्स इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। और जब इस तरीके की प्लांट ब्रीडिंग करते हो उसी को हम क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। या आप सीधा का सीधा ये भी याद रख सकते हो बेटा, प्लांट ब्रीडिंग डन, आपको जो इजी लगे बेटा, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, आप ये भी याद करो। प्लांट ब्रीडिंग डन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। आप जब ब्रीडिंग करते हो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए, ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो देखो प्रोटीन कंटेंट और उसकी क्वालिटी अच्छी की जाती है, ऑयल का कंटेंट और उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, विटामिन कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है। जब खाने में इन सब का कंटेंट और क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। अब देखो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि जो हमारे सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेज हो गया, वो जनरली लाइसिन और ट्रिप्टोफैन में डेफिशिएंट होता है। और जितने भी दाल वाले ग्रुप होते हैं, लेग्यूम्स जो होते हैं बेटा, वो कौन से अमीनो एसिड में डेफिशिएंट होता है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स लाइक मेथियोनिन एंड सिस्टीन। तो अगर आप चाहते हो सीरियल क्रॉप्स में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की संख्या बढ़ जाए और लेग्यूम्स में मेथियोनिन और सिस्टीन की संख्या बढ़ जाए, क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, कंटेंट इंक्रीज हो जाए, इम्प्रोवाइज हो जाए, क्या करना चाहिए? प्लांट ब्रीडिंग करवाना चाहिए विथ हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एसिड्स, तो इनका कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा। और इन्होंने ऐसा किया है, ऐसे बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स बनाए हैं जिसका इंप्रूवमेंट दिखी थी विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे देखो इन्होंने बनाया, देखो सम एग्जांपल्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले एग्जांपल 2000 में बेटा एक मेज का हाइब्रिड प्लांट आया था, इसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसिन था। पहले हम कहते थे कि मेज एक सीरियल क्रॉप है तो लाइसिन की कमी होती थी, बट बायोफोर्टिफिकेशन करा करके तुमने लाइसिन के कंटेंट को 2 गुना कर दिया, ठीक है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन 2 गुना हो गए। और इन्होंने 3 ऐसी मेज की वैरायटी बनाई थी, प्रोटीना, शक्ति और रतन, जिसमें भर भर के लाइसिन था। तो देखो 3 लाइसिन रिच मेज वैरायटीज वर डेवलप्ड इन इंडिया एंड दे आर प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। तो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, वीट की एक वैरायटी थी बेटा एटलस 66। आपसे जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इसमें क्या इंक्रीज किया, ये क्या किस चीज़ में खास था ये? तो इसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा था। तो अगर किसी और को प्रोटीन कंटेंट अच्छा करना है तो इस प्लांट को एज अ डोनर इस्तेमाल करके उससे हाइब्रिडाइज करा देते थे, तो जो हाइब्रिड आता था वो सुपीरियर होगा, उसके पास भी प्रोटीन कंटेंट अच्छा होगा। तो एटलस 66 क्या है बेटा? एक वीट की वैरायटी है, बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू बनाया गया है इसको, और एनसीईआरटी लिखती है इसको यूज किया जाता है एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट, और उनका भी प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो सके।
फिर आयरन रिच वैरायटी भी बनाई गई राइस की बायो फोर्टिफाई करा करके उनकी आयरन क्वालिटी को इंप्रूव किया गया और 5 गुना ज्यादा आयरन अब मिलता है बायो फोर्टिफिकेशन के बाद। देखो, मोर देन 5 टाइम्स एज मच एज आयरन एज इन यूजुअली कंज्यूम्ड वैरायटीज। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो न्यू दिल्ली में है, इन्होंने भी बेटा बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स बनाए थे। ठीक है, जैसे देखो लिखा हुआ है, दे हैव आल्सो डेवलप्ड many vegetable crops that are rich in minerals and vitamins. For example, इन्होंने विटामिन ए एनरिच्ड बनाया, कौन सा? गाजर, पम्पकिन, पालक। ठीक है, कहाँ पसंद है? हमें पालक खाते हो, पालक पनीर खाना पसंद करते होगे, है ना। विटामिन सी देखो क्या बनाया, करेला, आप सबका फेवरेट। ठीक है, बथुए का साग सबने सुना होगा, बथुए की रोटी बनती है। ठीक है, पराठे, सॉरी, टोमेटो, मस्टर्ड। ठीक है, तो ये सारे क्या है? विटामिन सी। इसीलिए मम्मी कहती है खा लो मेरे बच्चे बथुए का पराठा, खा लो करेले। नहीं, हमें कहाँ से करेले पसंद आते हैं? जो पोषण में अच्छा हो हम उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। जो पोषण में सबसे कम होता है ना, लाइक मैगी, वी प्रेफर टेकिंग दैट, लाइक कोक एंड पेप्सी, है ना। यस, नहीं, हमें ये सब खाना चाहिए तो ही हमारा बैलेंस, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंटेंट मिलेगा, नहीं तो हमें भी बीमारियां लगती रहेंगी। कैल्शियम एंड आयरन एनरिच्ड बनाया पालक एंड बथुआ। ठीक है, प्रोटीन एनरिच्ड बनाया बीन्स की बहुत सारी वैरायटी बनाई, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच और मटर, गार्डन पी। ठीक है, तो इन सारे प्लांट्स को बनाया गया। तो बथुआ देखो क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, कैल्शियम भी होता है उसमें, आयरन भी होता है और उसमें विटामिन सी भी होता है। इसीलिए मम्मी अभी ठंडी के टाइम पे तुम्हें बथुए के पराठे खिलाती हैं, है ना। मम्मी अगर सुन रही होंगी नेक्स्ट तो मम्मी को बताना कि मम्मी, मैम तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि मम्मी लोग कितना ध्यान रखती हैं, है ना, कि हर तरीके से बच्चे को पोषण मिल जाए। लेकिन बच्चे को तो बाहर का ही खाना है, बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, मत खाओ। ठीक है, इन सारे क्रॉप्स को खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। ओके, सो ये था हमारा बायो फोर्टिफिकेशन का मकसद। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। आओ देखते हैं बेटा सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, मे नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ फूड। ठीक है, जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो डिमांड थी ना फूड को लेकर के, वो ये मीट ही नहीं कर पा रहे थे, डिमांड को पूरी ही नहीं कर पा रहे थे। जिस पेस से, जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तभी तो बेटा प्लांट ब्रीडिंग की मदद लेकर के ग्रीन रिवोल्यूशन कराना पड़ गया था। अगर कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स वो करा ही देते तो आज हम प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते इतनी सारी चीज़ों के लिए। तो वो तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, और क्या वजह थी सिंगल सेल प्रोटीन का यूज में आना। तो जो शिफ्ट हो रहा था ग्रेन से मीट डाइट की तरफ, बहुत सारे देवर शिफ्टिंग, बहुत सारे मीट डाइट प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी बेटा बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रहा था सीरियल्स पर, क्योंकि एज इट टेक्स 3 से 10 kg ऑफ ग्रेन टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मीट। बेटा मीट जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जहां से भी डिराइव करोगे, उनको ग्रो वगैरह कराने के लिए, उनको भी तो खाने के लिए कुछ दोगे। तो क्योंकि स्विचिंग था ग्रेन से, देवर स्विचिंग, मतलब स्विच जो हो रहा था मीट के तरफ, तो उस चीज के लिए भी यू रिक्वायर सीरियल्स ओनली। तो आपको ग्रो तो कराना ही पड़ेगा, तभी तो दोगे। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन, ये तो हम फूड चेन पढ़ ही चुके हैं, मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। ये तो हमने देखी, पता भी किया ही, तभी तो बायो फोर्टिफिकेशन की बात चल रही थी। वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए अगर आपको प्रोटीन का सोर्स लेना है, ठीक है, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है, देखो लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एनिमल्स और ह्यूमंस न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन, या हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा SCP कहते हैं। ठीक है, तो आओ चलो डिटेल पढ़ते हैं SCP की। SCP क्या होता है बेटा, जब हम प्रोटीन रिच बायोमास को एज अ खाने की तरह कंसिडर करें तो उसको हम क्या कहते हैं, SCP। जैसे मशरूम इज SCP, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वी आर यूजिंग एज अ फूड, यस, वो फंजाई तो है, बेसिडियोमाइसीटीज को बिलोंग करता है, देखा है ना, जो मशरूम जो हम खाते हैं
वो एक फंजाई तो है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वी आर यूजिंग एज अ फूड. व्हाई वी आर यूजिंग एज अ फूड? बिकॉज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. अगर हम किसी भी प्रोटीन रिच बायोमास को एज अ खाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है उसमें प्रोटीन तो खाओ. ठीक है. नॉट ओनली, अच्छा नाम से कंफ्यूजन होती है कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अचीव डिराइव होता है. नहीं, यू कैन डिराइव इट फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होते हैं तो वो यूनिसेलुलर होंगे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिराइव होता है. मल्टीसेलुलर से भी हो सकता है, मशरूम इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम खाते हैं. ठीक है. ये गुड क्वालिटी प्रोटीन में रिच होता है. ठीक है. इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है, फैट का कंटेंट कम. और जो ह्यूमन है उनकी यही डिजायर होती है कि वो एक ऐसा खाना खाएं विच इज गुड, विच हैज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बट इट्स पुअर इन फैट. देखो लिखा हुआ है ह्यूमन फूड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है SCPs को ऑब्टेन करने के लिए. तो अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनका इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग SCPs. ठीक है. तो सबसे पहले फंजाई लिखा हुआ है. ईस्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो. कौन से ईस्ट बेटा? कैंडिडा वाले को. ठीक है. मशरूम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही, इसको आप यूज करते हो. उसके बाद देखो और किसका एग्जाम्पल है. सबसे ज्यादा आपने सुना होगा स्पायरुलिना. तो फंजाई के बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है बेटा दैट इज साइनोबैक्टीरिया. कौन सी साइनोबैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं एज SCP? स्पायरुलिना. इसके लिए NCERT ने अलग से एक पैराग्राफ लिखा है. मैंने क्या किया है बेटा, उस पैराग्राफ के एक एक वर्ड को ऐसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है सो दैट जब आपके एग्जाम में आए ना, अब भी इसी तरीके से बखूबी लिख दो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएं. एग्जामिनर को दिख जाए कि बच्चे ने एक एक लाइन NCERT की लिख दी है. तो देखो क्या लिखा हुआ है. इट कैन बी इजिली ग्रोन इन द मटेरियल्स लाइक. स्पायरुलिना को ग्रो कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? जहाँ पे भी कचड़ा है ना वहाँ पे स्पायरुलिना ग्रो कर जाएगा. देखो इसको कहाँ ग्रो कर रहे हैं? वेस्ट वाटर. कहाँ का वेस्ट वाटर? पोटैटो को जब प्रोसेस करते हो, पोटैटो प्रोसेस कहाँ होता है बेटा? जहाँ आलू के चिप्स बन रहे हैं, क्या वो पोटैटो प्रोसेस नहीं हो रहा? तो वहाँ का जो वेस्ट वाटर है उसको इस्तेमाल कर लो स्पायरुलिना के ग्रो के लिए. और बेटा स्ट्रॉ, भूसा. ठीक है. मोलासेस, एनिमल मैन्योर, सीवेज, बहुत अच्छी चीज़ें हैं. नहीं, दीज ऑल आर वेस्ट. तो अगर तुम शायद इसकी ग्रोथ और कल्चर देख लो ना तो खाना भी पसंद ना करो, बट ठीक है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है. तो खाते हैं लोग इसको. तो आप देखो यहाँ पर ग्रो कर रहा है. तो देखो क्या लिखा हुआ है NCERT में. दे कैन सर्व एज फूड. वाई इट कैन सर्व एज फूड? बिकॉज ये प्रोटीन में रिच होता है. हम जनरली SCPs को कहते हैं कि प्रोटीन में रिच हो, फैट में पुअर हो, बट SCP के लिए NCERT कहती है ये प्रोटीन में भी रिच है, फैट में भी रिच है, मिनरल्स में भी रिच है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी रिच है, वाइटामिन में भी रिच है. कितना बढ़िया है ना. भले गंदी जगह पे ग्रो कर रहा है बट गुड़ी है ये बिल्कुल, बिकॉज इट इज कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमें चाहिए अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए. और इसका एक और फायदा है, NCERT क्या लिखती है, इंसिडेंटली इनको हम कहाँ पर उगा रहे हैं? गंदी जगहों पर उगा रहे हैं. मतलब तुम गंदे चीजों को, वेस्ट को तुमने इस्तेमाल कर लिया स्पायरुलिना की ग्रोथ के लिए, तो इट इज रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तुम अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये एज इट इज डिस्चार्ज हो जाते. तो देखो क्या लिखा, इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन, इनका यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. और ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, ये जो स्पायरुलिना है ये इतना बढ़िया गुड सोर्स होता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स है ना, जब स्पेस में जाते हैं, अब जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं बेटा, क्योंकि स्पेस में जाते हैं इनको स्पेस ट्रैवलर्स भी कहते हैं. अब ये अपने जो स्पेसशिप है उसमें अपना गैस चूल्हा वगैरह तो लेके जाएंगे नहीं. वहाँ की लाइफ इतनी टफ होती है. तुमने देखी होगी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ यूट्यूब पे सुनीता विलियम्स की, मैंने देखी है, आप भी देखो, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देखा करो. ठीक है. तो आपको उसमें दिखाई गई है लाइफ इनसाइड द शिप. तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज फ्लोट. सबको तो बांध के रखना पड़ता है. तो आप सोचो लाइफ उतनी टफ है, और वहाँ पे बेटा मस्ती थोड़ी करने गए, पिकनिक बनाने, टूर पे थोड़ी गए कि मैगी बना के खाएंगे. वो स्टडी करने गए, और वहाँ पर उनको ऐसी कोई चीज़ें लेकर के जानी है दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. के पास सब कुछ हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, देखो इसमें सब. तो स्पायरुलिना को लेकर के जाते हैं और स्पायरुलिना को वहाँ पर वो खाते हैं. ठीक है. अपने एनर्जी को पूरा करने के लिए खाएंगे, तभी तो एनर्जी आएगा, तभी तो काम करेंगे. क्योंकि स्पायरुलिना को बेटा इट इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर, therefore known as, क्योंकि इसको स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं, इसीलिए
इसको स्पेस फूड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना ज़रूरत नहीं है, आप स्पेस ट्रैवलर लिख लो, सबको पता है स्पेस में जाने वालों को एस्ट्रोनॉट से कहते हैं, ठीक है। ओके, और इसके साथ साथ बेटा एक ग्रीन एल्गी भी होता है क्लोरेला, उसको भी वो ले जाते हैं। तो स्पालिना और क्लोरेला को बहुत कॉमनली स्पेस फूड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के लिए एनसीईआरटी ने एक एस्टिमेट लिया हुआ है कि 250 kg ऑफ काउ प्रोड्यूसेस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, उनका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। इन द सेम पीरियड ये रिलेशन किया है सिर्फ 250 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया लाइक मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। देखो कितना टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो बैक्टीरिया विच इज यूनिसेलुलर, उसको भी आप एससीपी की इस्तेमाल कर सकते हो। स्पालिना यूनिसेलुलर, उसको भी आप एससीपी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फंजाई मशरूम मल्टीसेलुलर, उसको भी आप एज एससीपी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो एससीपी नाम से मत जाना, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिसेलुलर, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था बेटा किसका, एससीपी का। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग की बात की गई है क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, जो एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा ली। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो आओ चलो पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक ऐसा टॉपिक जिस पे आपको क्वेश्चन पुराने में बहुत ज़्यादा मिला होगा, उन बोर्ड्स में जिन बोर्ड्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर जो क्वेश्चन आता है कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं बेटा, कोई भी प्लांट का हिस्सा, फॉर एग्जांपल मेरिस्टेम है, तो मेरिस्टेम को लो, प्लांट से निकालो, लैब में जाओ अपने टिश्यू कल्चर वाले, उस लैब में उस मेरिस्टेम को वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करो और वो मेरिस्टेम एक बार पौधा बन जाएगा। वो पौधा को ले जाओ अपने ज़मीन में लगा दो और पूरा का पूरा पेड़ बन जाएगा। तो वो छोटा सा मेरिस्टेम जो तुमने एक्सट्रैक्ट किया था, उससे तुमने एक पूरा का पूरा पेड़ बना लिया, ठीक है। इस प्रकार के कल्चर को टिश्यू कल्चर कहते हैं। और ये जो पेड़ बनाना, इस छोटे से टिश्यू से तुमने पूरा का पूरा पेड़ बना लिया, इसको टोटी पोटेंसी कहते हैं। टोटी मीन्स टोटल, पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल, मतलब उस मेरिस्टेम, उस छोटे से टिश्यू के पास पोटेंशियल थी ना, तभी तो उसने इतना बड़ा पेड़ बनाया है, उसको टोटी पोटेंशियल कहते हैं। अब तुमने मेरिस्टेम को चुना, जिस हिस्से को चुनते हो उसको एक्सप्लांट कहते हैं। तो जब एक कोई भी टिश्यू, एक डिवाइडिंग टिश्यू को आप लेते हो, ठीक है, बस यही शर्त होनी चाहिए वो डिवाइडिंग है, और तुम उसको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करते हो आर्टिफिशियली, क्योंकि जब वो प्लांट के अंदर है तो प्लांट उसको सब प्रोवाइड कर रहा है, तुमने तो उसको प्लांट से निकाल लिया। अब तुम्हें लैब में बेटा आर्टिफिशियली वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कल्चर कराना पड़ेगा उस टिश्यू को एक प्लांट बनाने के लिए, इसलिए उसको टिश्यू कल्चर का नाम दिया गया है। तो आओ देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, मेंटेनेंस होती है, ग्रोथ होती है, प्लांट के सेल्स टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर सकते हो ऑन अ सुटेबल कल्चर मीडियम इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है बेटा लैब वगैरह में, आर्टिफिशियल, इन विट्रो मतलब आ गया समझ आना आर्टिफिशियल कंडीशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, है ना। जिस प्लांट पार्ट को इस्तेमाल करते हैं बेटा उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। जैसे मेरिस्टेम मैंने बोला ना, मेरिस्टेम का मैंने इस्तेमाल किया तो वो एक्सप्लांट है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट को निकाला जा सकता है, उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया जा सकता है अंडर अ स्टेराइल कंडीशंस, ठीक है, अंडर स्पेशल कंडीशंस लिख दो, इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। क्योंकि बेटा तुमने प्लांट से निकाल लिया ना, तो तुम्हें न्यूट्रिएंट सारा मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लांट तो है नहीं, तुम्हें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अब कोई भी प्लांट एक पूरा का पूरा पेड़ बना सकता है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम टोटी पोटेंसी कहते हैं। अगर आपसे टोटी पोटेंसी डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप लिख दोगे, टिश्यू कल्चर डिफाइन करने के लिए आएगा आप लिख दोगे, एक्सप्लांट क्या होता है डिफाइन करने के लिए आएगा लिख दोगे। अगर 2 मार्क्स में टिश्यू कल्चर पूछेगा ये चारों पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके न्यूट्रिएंट मीडियम में बेटा क्या क्या होना चाहिए। तो पहला हमने पढ़ा टिश्यू कल्चर क्या होता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इनको क्या क्या इन्वायरमेंट चाहिए होता है टिश्यू को
ग्रो कराने के लिए। तो सबसे पहले बेटा इनको न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ता है। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में आपको इनका कार्बन सोर्स प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि जब ये प्लांट पर लगे होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कार्बन का सोर्स ग्लूकोज बना लेता है। लेकिन यहाँ पर वो लैब में आ गए हैं, लैब में उनको कोई लाइट वाइट नहीं मिल रही, ना उनके पास पत्तियाँ हैं, ना उनका कोई फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इनको कार्बन सोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कार्बन सोर्स देना पड़ता है। इनकी ग्रोथ के लिए आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देने पड़ते हैं, वाइटामिन देने पड़ते हैं, अमीनो एसिड्स देने पड़ते हैं, और आपको ग्रोथ रेगुलेटर्स देने पड़ते हैं। 11th क्लास में पढ़ा है ना पीजीआरस। पीजीआरस बेटा जैसे हमारे में ग्रोथ के लिए हार्मोन्स चाहिए होते हैं, प्लांट्स में भी ग्रोथ के लिए प्लांट हार्मोन्स चाहिए होते हैं, उनको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। क्योंकि ये ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट में है, एनसीईआरटी इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहती है। क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि तुमने प्लांट से इसको निकाल लिया है, अब ग्रोथ कराओगे तो आर्टिफिशियली तो ग्रोथ रेगुलेटर्स भी देना पड़ेगा ना। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है बेटा दैट इज 2,4-D, ये एक ऑक्सिन का टाइप होता है। ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 11th क्लास में पढ़ा होगा। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को कौन सा टाइप? बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। ठीक है, ये साइटोकाइनिन का टाइप। अगर आपको डिटेल नहीं याद रखनी तो बस इतना याद रखना कि जो दो इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए होते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, वन इज ऑक्सिन, वन इज साइटोकाइनिन। और जिसमें आप कल्चर कर रहे हो उस टिश्यू को, उस सेल को, उसका पीएच 5.7 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऑप्टिमम पीएच, हर चीज़ के ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम का जो पीएच होना चाहिए दैट शुड बी 5.7। इसके अलावा बेटा तुम कल्चर कर रहे हो लैब में, कंटामिनेशन हो सकता है, तो तुम्हें उसे कंटामिनेशन से भी बचाना है, तो तुम्हें उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब एंटी माइक्रोबियल, जैसे हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके कोविड-19 को मारते हैं ना, तो हम भी स्टरलाइज ही तो करते हैं बेटा, है ना। तो स्टरलाइजेशन का मतलब ये है अपने कल्चर को बचाना कीटाणु से। ठीक है, या तो स्प्रे का इस्तेमाल कर लो, एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करो। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि अल्कोहल खत्म कंप्लीट कर देता है स्टरलाइजेशन, सबको मार देता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता नहीं, स्टरलाइजेशन के भी टाइप्स होते हैं, कंप्लीट, सरफेस, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस कंडीशन याद रखनी है कि स्टरलाइज करना पड़ेगा टू अवॉइड, इट इज डन टू अवॉइड माइक्रोबियल इन्फेक्शन। लास्ट है अरेशन। जो भी आप टिश्यू ले रहे हो, जहाँ पे भी आप कल्चर करा रहे हो बेटा, एरेशन होना चाहिए। एरेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हर चीज़ के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्लास 11th में पढ़ाते हैं बेटा, तो हम ऑक्सीजन को एज अ फैक्टर बताते हैं कि ऑक्सीजन इज द फैक्टर दैट अफेक्ट्स ग्रोथ। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, इसीलिए एरेशन इज वन ऑफ द कंडीशन कल्चर मीडियम की। ठीक है, टिश्यू की ग्रोथ कराने की टिश्यू कल्चर में। तो हमने वो सारी कंडीशंस पढ़ ली टिश्यू कल्चर के लिए चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट पढ़ लिया, स्टरलाइजेशन पढ़ लिया, एरेशन पढ़ लिया, टिश्यू कल्चर क्या होता है वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। आपके सिलेबस में बेटा 2 कल्चर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है मेरिस्टेम कल्चर और दूसरा है बेटा प्रोटोप्लास्ट और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आओ चलो डिस्कस करते हैं। दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ कल्चर जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है बेटा? मेरिस्टेम का मतलब होता है बेटा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, 11th क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा होगा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो तुम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हो टिश्यू कल्चर के लिए, क्योंकि तुम मेरिस्टेम का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए इस टिश्यू कल्चर को हम मेरिस्टेम वाला कल्चर कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है, इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर तुम मेरिस्टेम इस्तेमाल कर रहे हो, अब उससे जो पौधा या पेड़ बनेगा बेटा, उस पे कोई पैथोजन का अटैक नहीं हो सकता, वो पेड़ तुम्हारा पैथोजन फ्री होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पैथोजन फ्री क्लोन्स ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेरिस्टेम कल्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेम्स होते हैं एपिकल और एक्सिलरी, एपिकल मेरिस्टेम्स वो होते हैं बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा जो एपेक्स पर होते हैं, एक्सिलरी मेरिस्टेम्स वो होते हैं बेटा जो नोड पर मिलते हैं। ठीक है,
तो ये जो मेरिस्टेम्स होते हैं, चाहे ये वाले हों चाहे ये वाले हों, दे आर फ्री ऑफ वायरस। अगर मान लो एक राइस का पेड़ है बेटा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, तुमने प्लांट ब्रीडिंग भी कोशिश कर ली, ठीक है, कि उस पर वायरस का अटैक ना हो, बट कोई ऐसा दवाई नहीं है जो वायरस के अटैक से उसको रोक सके। तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? तुम्हें मेरिस्टेम कल्चर को अपना करके उस राइस को वायरस फ्री बना सकते हो, क्योंकि मेरिस्टेम तुम इस्तेमाल करोगे राइस की खेती के लिए तो कोई पैथोजन अटैक होगा ही नहीं, खासकर वायरस का अटैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेम्स होते हैं दे आर फ्री ऑफ वायरस। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो ये बार बार डिवाइड करते रहते हैं। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से वायरस का अटैक नहीं लग सकता। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है पैथोजन फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेरिस्टेम कल्चर। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेम्स होते हैं बेटा दे आर फ्री ऑफ वायरस। क्यों? बिकॉज दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इनका जो सेल डिवीजन का रेट होता है वो बहुत रैपिड, बहुत फास्ट होता है, तो पैथोजन का अटैक नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरिस्टेम कल्चर करना चाहते हो तो जो भी आप इस्तेमाल करो, एपिकल बड या एक्सिलरी बड, ठीक है, वो स्टरलाइज होना चाहिए प्रॉपर, और उसको वही प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम, कार्बन का सोर्स, वाइटामिन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, पीजीआर, पीएच मेंटेन्ड, अरेशन दो, सब कुछ दो, तब जाकर के ग्रो करेगा। ठीक है, साइंटिस्ट बहुत सक्सेसफुली सक्सीड किए थे, मेरिस्टेम कल्चर का इस्तेमाल किया था, मेरिस्टेम्स का इस्तेमाल किया था और बनाना, शुगर केन और पोटैटो बनाया इन्होंने, इनके पौधे बने हैं विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम एज अ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा सकते हो आप, इसको हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, दो प्रोटोप्लास्ट को आप फ्यूज कराते हो। अब आपको पता है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। सेल विदाउट सेल वॉल। अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट के सेल में तो सेल वॉल होता ही है, बिकॉज सेल वॉल इज द यूनिक फीचर जो प्लांट के पास ही होता है, एनिमल के पास थोड़ी सेल वॉल होता है। तो अगर हम प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात तो बेटा सेल वॉल हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। प्लांट के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है और पेक्टिन होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो इसके रिस्पेक्टिव एंजाइम डाल दो, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम सेल्यूलेस, पेक्टेट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम पेक्टिनेस, डाल दो, सेल वॉल खत्म। सेल वॉल खत्म होने के बाद जो हिस्सा बच करके आएगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं हम, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते हैं दो प्लांट्स के, और ये दोनों डिफरेंट वैरायटीज के होंगे, स्पीशीज एंड इवन जेनरा भी अलग हो सकता है। जैसे टमाटर और पोटैटो का इन्होंने सोचा था कि इन दोनों का प्रोटोप्लास्ट मिला देते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडेशन करा करके देखते हैं, क्या पता इनको एक ऐसा पौधा मिल जाए टमाटर और पोटैटो दोनों वाला, है ना। तो दो डिफरेंट जेनरा भी ले सकते हैं, दो डिफरेंट वैरायटी स्पीशीज भी लिया जा सकता है, एक प्रोटोप्लास्ट एक का, दूसरा प्रोटोप्लास्ट दूसरे का। सेल्स को पहले ट्रीट किया जाता है पेक्टिनेस और सेल्यूलेस से। सेल्यूलोज किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा, इट विल डाइजेस्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पेक्टिनेस किसको डाइजेस्ट करेगा, इट विल डाइजेस्ट पेक्टेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला ऑफ सेल वॉल। मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर होती है ना बेटा, याद करो अगर याद है तो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, एंजाइम्स क्या करती हैं बेटा, डाइजेस्ट कर जाएंगी सेल वॉल को, जिसकी वजह से अब इनको नेकेड प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। नेकेड प्रोटोप्लास्ट मतलब उसमें सेल वॉल नहीं होगी, अब तुम फ्यूजन करा सकते हो। तो देखो ये एक डायग्राम है, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल में क्योंकि प्लांट यूकेरियोट्स होते हैं तो न्यूक्लियस, वैक्यूल सब कुछ है, और इनके बाहर सेल वॉल भी है, देखो। ठीक है, इस सेल वॉल किसका बना होता है बेटा, मेजरली सेल्यूलोज का होता है, प्लस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट होता है। ये 11th क्लास के सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। तुम्हें अगर इसको डाइजेस्ट करना है सेल वॉल को, तो तुम्हें इन केमिकल्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसके रिस्पेक्टिव एंजाइम सेल्यूलेज और पेक्टिनेस से इसको ट्रीट किया। तो आप देखो बाहर की सेल वॉल की परत उतर गई है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, और अब ये जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ है इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हें टमाटर और पोटैटो को, टमाटर और आलू को फ्यूज कराना है,
ठीक है, तो तुमने टमाटर का प्रोटोप्लास्ट इस तरीके से तैयार किया, तुमने पोटैटो का भी प्रोटोप्लास्ट इस तरीके से तैयार करोगे। ठीक है, उसके बाद जब तुम 2 प्रोटोप्लास्ट तैयार कर लोगे, ये पेरेंट ए पेरेंट बी, दिस इज प्रोटोप्लास्ट ए फ्रॉम वन प्लांट, दिस इज प्रोटोप्लास्ट बी फ्रॉम द अदर प्लांट। इसके बाद तुम फ्यूजन कराओगे इसका। फ्यूजन या तो बाय केमिकल भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हो तो उसको इलेक्ट्रोफ्यूजन कहते हैं, केमिकल फील्ड का इस्तेमाल करते हो बेटा तो उसको केमिकल फ्यूजन कहते हैं, कीमो फ्यूजन कहते हैं। जैसे पेग, वो वाला नहीं, ठीक है, ये केमिकल है और इस केमिकल का नाम है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है बेटा, ये केमिकल है और इस केमिकल की मदद से तुम इस 2 प्रोटोप्लास्ट को पास पास फ्यूजन कराने की कोशिश करोगे। तो क्योंकि तुमने यहाँ केमिकल का इस्तेमाल किया है, तुम इसको कीमो फ्यूजन कहोगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, दोनों प्रोटोप्लास्ट देखो फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। आप देखो यहाँ पर सेल फ्यूज हो गया है बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। अभी इसका न्यूक्लियस अलग पड़ा हुआ है, इसका न्यूक्लियस अलग पड़ा हुआ है। सबसे पहले सेल फ्यूजन होता है, सेल फ्यूजन के बाद अल्टीमेटली न्यूक्लियर फ्यूज कर जाएगा दोनों प्रोटोप्लास्ट का, और ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो गया तो तुम्हारा सोमैटिक हाइब्रिड बन करके तैयार हो गया। और ये जो सेल ऑब्टेन्ड हुई है इसको हम सोमैटिक हाइब्रिड सेल कहते हैं और उस फिनोमिना को प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो दिस इज हाउ आप प्रोटोप्लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मेरिस्टेम का इस्तेमाल कर सकते हो, हाइब्रिड आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि टमाटर और पोटैटो, तो टोमेटो और पोटैटो का इन्होंने बनाने की कोशिश तो की थी बेटा, बट इनकी ये कोशिश नाकाम रही थी बिकॉज दिस वॉज नॉट अ सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल इनका हो नहीं पाया। ऑल्दो ये बाकी प्लांट्स के लिए सक्सेसफुल था बट इनके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ऐसा लिखती है। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशंस की बात करेंगे, बिकॉज जहाँ टिश्यू कल्चर आता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है ये पूछा जा सकता है, टिश्यू कल्चर के लिए कंडीशंस क्या होती है ये पूछा जा सकता है, टिश्यू कल्चर कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके हो सकता है ये पूछा जा सकता है, इसका एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्कस भी कर लिया व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। सो टिश्यू कल्चर क्या होता है बेटा, मतलब एप्लीकेशन सबसे पहले रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन, रैपिड मतलब फास्ट, क्लोनल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी बच्चे पेड़ पौधे यहाँ पर आएंगे वो आपस में आइडेंटिकल होंगे। क्यों बेटा, इसलिए आइडेंटिकल होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी चल रही है। टिश्यू कल्चर इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स ही तो मिलते हैं। ठीक है, तो चाहे मेरिस्टेम कल्चर हो चाहे तुम्हारा ये वाला कल्चर हो, यू आर गेटिंग आइडेंटिकल पौधे, यू आर गेटिंग आइडेंटिकल प्लांट्स एंड दैट आइडेंटिकल प्लांट्स आर नथिंग बट अ क्लोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े तेजी में तुम आइडेंटिकल प्लांट्स क्लोन्स को प्रोपोगेट करा सकते हो, इसीलिए इस फिनोमिना को रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ये एक प्रकार का समझ लो वेजिटेटिव तरीका है, आर्टिफिशियल तरीका है प्रोपोगेशन का। तो इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि एसेक्सुअल है तो इतना टाइम लेता ही नहीं है। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, 1000 ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करना विद इन लेस स्पैन ऑफ टाइम, इस फिनोमिना को हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। आप रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन भी कह सकते हो। तो अगर माइक्रो प्रोपोगेशन पूछे तो भी यही लिखोगे, रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन पूछे तो भी यही लिखोगे। जो भी प्लांट्स इसमें मिलते हैं बेटा वो आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। ठीक है, क्योंकि सोमैटिक सेल का फ्यूजन है, सोमैटिक सेल के फ्यूजन का रिजल्ट है, और ऐसे क्लोन्स को हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स, बिकॉज दीज क्लोन्स आर द रिजल्ट ऑफ सोमैटिक सेल का फ्यूजन, बॉडी सेल्स का फ्यूजन। ठीक है, इसमें माइटोसिस ही हुई है समझ लो सिर्फ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फूड्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल, दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड लाइक टिश्यू कल्चर। ओके, और एक फ़ायदा ये होता है बेटा कि आपको पैथोजन फ्री प्लांट्स मिल सकते हैं अगर आपने कौन सा इस्तेमाल किया, मेरिस्टेम एज अ कल्चर इस्तेमाल किया,
तो आप मेरिस्टेम वाले कल्चर को इस्तेमाल करके अपने पेड़ पौधे को बचा सकते हो, उसमें वायरस का अटैक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो फायदे हैं, एप्लीकेशंस हैं अपने टिश्यू कल्चर की। पहला, रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन, या आप इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कह सकते हो, जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। जो भी प्लांट्स बन के आएंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, दैट इज़ वाई हम उनको क्लोन्स कहते हैं, है ना। और दूसरा फ़ायदा ये होता है, आप एग्जाम्पल्स भी याद रखना जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं बनाना वगैरह के, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करोगे अपने आंसर को, आपको एक तो 1 मार्क्स में एग्जाम्पल्स भी पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन में सपोर्ट करोगे दैट इज़ गोइंग टू एड ऑन योर प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद पैथोजन फ्री प्लांट्स तो आपको पता ही है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, सो आई एम डन बेटा आप सबके सिलेबस के साथ। आई होप आप सबको सब समझ में आया हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जम के मेहनत करो बेटा, तैयारी हो चुकी है, अब आपका एक ही काम है, रिवाइज करना एज मच एज यू कैन बिफोर द एग्जाम। आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह भी आ रहे होंगे, तो प्री बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ करके नोट्स को, आपको नोट्स इसी तरीके से बनवाए गए हैं बेटा कि आपको मदद मिले, अच्छे से समझ में आए प्रॉपरली। ठीक है, एकदम शॉर्ट लिस्टेड है सब कुछ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है जैसे लिखवाए गए हैं। तो प्री बोर्ड्स में ऐसा लिखना, देखना हाउ यू आर परफॉर्मिंग, ट्राई टू इम्प्रूव इन एवरी टेस्ट, एंड देन यू विल एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। खूब जम के मेहनत करो, खूब जम के पढ़ाई करो, तभी मेहनत रंग लाएगी। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।